गुड मॉर्निंग क्लास। अब अपना जो नेक्स्ट जावा के अंतर्गत क्लास है, टॉपिक है, वो है कंस्ट्रक्टर्स। मेथड्स हम लोगों ने कर लिया, अब है नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग और एलोकेटिंग मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल क्यों होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए या मेमोरी एलोकेशन करने के लिए एग्जैक्ट। ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड विद सेम नेम ऑफ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर जो हम लोग बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि क्लास के नेम का अंदर क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर नॉट यूजिंग रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न टाइप जैसे मेथड यूज करता है, ये नहीं करता है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये ऑलवेज रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? जब ये मेमोरी बनाता है ना, तो मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस है वो ये रिटर्न करता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट होता है। रिटर्न टाइप हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, मींस वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इनसाइड ए क्लास विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। इन जावा व्हेन प्रोग्रामर नॉट डिक्लेयर एनी कंस्ट्रक्टर, अगर जावा में एक प्रोग्रामर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है तो जावा बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बना के दे देता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर चाहिए ना, तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर वो दे देता है ताकि आप ऑब्जेक्ट बना सकें। तो जो ये कंस्ट्रक्टर बनाता है ना, उस कंस्ट्रक्टर को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, मींस वी कैन नॉट कॉल इट बाय द हेल्प ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट और क्लास में डॉट लगा के इसको कॉल किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली इसे कॉल नहीं किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, मींस वी कैन नॉट कॉल कंस्ट्रक्टर विद क्लास और ऑब्जेक्ट। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब कंस्ट्रक्टर की ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो न्यू कीवर्ड के जरिए, जब आप क्लास को कॉल लिखते हो ना, एक्चुअली आप उस समय में कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। कहता है कि ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड की मदद से जब आप कीवर्ड क्रिएट कर रहे होते हो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। इफ नो एनी पब्लिक कंस्ट्रक्टर और अदर एक्सेसिबल कंस्ट्रक्टर इज कहता है इफ नो एनी पब्लिक कंस्ट्रक्टर इज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास देन वी कैन नॉट एबल टू क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट। मतलब कहता है कि अगर एक भी ऐसा कंस्ट्रक्टर ना हो, कंस्ट्रक्टर बहुत सारा बना दिए हैं लेकिन सबको क्या किए हैं? प्राइवेट कर दिए हैं, मतलब बाहर नहीं जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर जब बाहर जाएगा ही नहीं, बाहर से कॉल होगा ही नहीं, तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? बात समझ गए? तो मतलब है कि उसके अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर जरूर होना चाहिए जो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल हो, तभी उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, अदरवाइज वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनना संभव नहीं होगा। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज्ड इन जावा। पहला कहता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रोग्रामर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा तो जावा ऑटोमेटिकली बना करके एक कंस्ट्रक्टर आपको देगा, और जो जावा बनाता है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके। उसके बाद कहता है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो प्रोग्रामर बनाता है लेकिन उसमें कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगभग एक जैसा लगता है, क्योंकि उसमें भी कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट नहीं होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी, और नॉन पैरामीटराइज्ड में भी क्या होता है? आर्गुमेंट नहीं होता है। लेकिन दोनों में एक अंतर है। प्रोग्रामर अगर बनाएगा नॉन पैरामीटराइज्ड तो वो नॉन पैरामीटराइज्ड में चला जाएगा, लेकिन अगर जावा बाय डिफॉल्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये थोड़ा सा दिमाग में रखने की चीज है। उसका कहता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कि पैरामीटर लिस्ट अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसके बाद कहता है आपको अगला कंस्ट्रक्टर दैट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो व्हेन प्रोग्रामर क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर विद सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एज इट्स आर्गुमेंट, हम अगर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं आर्गुमेंट लिस्ट में और वो भी सेम क्लास के टाइप का, तो क्या कहता है? ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है। कहता है कंस्ट्रक्टर विद सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट as its argument list or parameter list, then it is called copy constructor. It is used to create an object with existing object. ये क्या कहता है? It is used to create an object with existing object. हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लेकिन प्रीवियस ऑब्जेक्ट के मदद से ही बना रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। बट जावा में इसको बनाने की जरूरत नहीं है। There is no need to create copy constructor in Java. It is by default created by Java. इस पॉइंट को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, बिना बनाए भी आप कॉपी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर से सिंपली एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होता है ना, कॉपी हो जाता है। इससे कहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत आपको नहीं है। फिर भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बेसिकली बना सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से हमको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, नया वाला, तो उसके केस में क्या यूज होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होगा। तो इसमें जो है पास करना है, लेकिन क्या पास करना है? ऑब्जेक्ट पास करना है। किसका? सेम टाइप का ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग,
तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या कहता है? व्हेन प्रोग्रामर क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इनसाइड ए क्लास देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस में होता है, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। इनहेरिटेंस जिस दिन पढ़ोगे उस दिन पढ़ाएंगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ लिख ही देते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग व्हेन ए प्रोग्रामर declare कंस्ट्रक्टर एक्चुअली ओवरराइड नहीं होता है बच्चे लोग, ये मिस्टेक हो गया मेरे से। मेथड ओवरराइड होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कब से होने लगा? मेथड ओवरराइडिंग होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, मतलब सेम नाम से, क्लास के नाम से ही हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ताकि मल्टीपल तरीके से हम लोग क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें ऑब्जेक्ट को। बात समझ गए? तो अगला कहानी कहता है सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग कंस्ट्रक्टर। क्लास हो ही गया, ऊपर में क्लास लिखा हुआ है, क्लास को कैसे बनाना है। जो कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उसके लिए होता है एक्सेस स्पेसिफायर, इसको भी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट बना सकते हैं, छोड़ दिए तो डिफॉल्ट होगा। और क्लास नेम, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो सेम वही होता है, जो ऊपर में क्लास नेम है वही नाम इसका होगा। पैरामीटर और आर्गुमेंट लिस्ट तुम जो देना चाहते हो दे सकते हो, जो आर्गुमेंट लिस्ट दोगे वो सेपरेट होगा। किस चीज से सेपरेट होगा? कोमा से ही सेपरेट होगा। बात समझ गए? तो ये कंस्ट्रक्टर का बॉडी है। ओके, अब कहानी आता है, इतना देख लिए, तो इतना देखने के बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंट्रोल विंडोज आर नोटपैड, कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, क्लास बना रहे हैं, CLA क्लास, क्लास टेस्ट कंस्ट्रक्टर, TEST टेस्ट, CONS कंस्ट्रक्टर 1, टेस्ट कंस्ट्रक्टर 1। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? तो सबसे पहला चीज क्या कहता है, इसका नाम क्या होगा? TEST टेस्ट, CONS कंस 1, टेस्ट कंस। कोई रिटर्न टाइप नहीं, एक्सेस स्पेसिफायर मैं पब्लिक कर देता हूं, PUBLIC पब्लिक टेस्ट कंस 1, और इसे मैंने खोला और इसे मैंने बंद कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें एक बनाया इंट टाइप का A, कोमा B, FLOAT फ्लोट टाइप का B, इंट टाइप का A, फ्लोट टाइप का B, तो बना दिया मैंने। अब कहता क्या है, टेस्ट कंस मैंने नहीं बनाना है अभी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? कंट्रोल X, SYS एक मेथड बना देते हैं ताकि शो कर सकें, PUBLIC पब्लिक, VOID void, SHOW शो कर रहे हैं हम। सिंपली इसमें जो भी डाटा है उसको शो करना है। तो शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिस्टम SYSTEN सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट A इक्वल्स टू, ए का वैल्यू छुपा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, A इक्वल्स टू, डेटा मेंबर A है उसका मैं वैल्यू छाप रहा हूं, कहां से भैया? A से, प्लस स्पेस दे दो, B इक्वल्स टू, वैल्यू लॉ कहां से भैया? B से। A का वैल्यू ले आइए, B का वैल्यू ले आइए, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, CLA क्लास डेमो कॉन्स कंस्ट्रक्टर 1, डेमो कर रहा हूं किसका? कंस्ट्रक्टर 1 का। ओके, इसके अंदर PUBLIC पब्लिक, STATIC स्टैटिक, VOID void, MAIN मेन, STRING स्ट्रिंग टाइप का, ARGS, और कहानी फिनिश, कहानी फिनिश, कहानी फिनिश। अब इसके अंदर देखते हैं हम लोग टेस्ट कॉन्स का ऑब्जेक्ट बना के, टेस्ट CONS कॉन्स 1 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, OB इक्वल्स टू न्यू TEST टेस्ट CONS कंस्ट्रक्टर 1। देखिए मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, बट इसे कॉल कर रहा हूं। अब कहता हूं OB डॉट SHOW शो। चलिए ऐसे आप सेव करेंगे, सेव करेंगे किस नाम से सेव करेंगे भैया? जिस नाम से अपन ने इसे मेन जिसमें रखा है, तो कंट्रोल S, कंट्रोल V डॉट JVA जावा, ऑल फाइल करना ना भूलें, रन करवाइए, CMD
cd backspace enter cd java cd bin cls java c कंपाइल करो। किसको कंपाइल करना है? testcon1.java को। देखिए कोई एरर नहीं, मतलब कंपाइलेशन हो गया। अब क्या करना है? रन करवाना है। java testcons1 को रन करवाया। देखिए अब देख रहे हैं कि वो डिफॉल्ट वैल्यू से एक्सेस हो गया। वहीं पे अगर हम क्या करते हैं, लोकल होता वो, तो वो क्या होता, लोकल वैल्यू होने के बाद उसमें जो वैल्यू होती इनिशियलाइज नहीं होती, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बना हुआ है। अगर नहीं बना होता तो वैल्यू असाइन नहीं होता। बात समझ गए? ये था तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने नहीं बनाया, लेकिन एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है, इसीलिए तो इसका वैल्यू एक्सेस क्या कहते हैं, 0 और 0 से इनिशियलाइज हो गया, अदरवाइज एरर देता। बात समझे? आप इसको एक बार ड्राई रन करके देखिए। प्रोग्राम चालू हुआ कहां से? मेन से, क्योंकि आपने डेमो कॉन्स1 को रन करवाया है, तो इसके मेन को कॉल करता है। इसके मेन में जाकर के एकोबी का न्यू टेस्ट कॉन्स1 बनाता है। टेस्ट कॉन्स1 एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, लेकिन हमने नहीं, देखो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जावा ने एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के दिया, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बात समझ गए? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या? उसके वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया डिफॉल्ट वैल्यू से। कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू रहता तो डिफॉल्ट से इनिशियलाइज हो जाता। देखिए एक 0 और फ्लोट का 0.0। बात समझे? तो अब अगला कहानी कहता है कि अगर अब हम सर एक काम करते हैं कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं अपने हिसाब से बनाने जा रहा हूं, मतलब नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये तो कौन सा कंस्ट्रक्टर था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि जावा ने खुद बनाया। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर खुद से बनाने जा रहा हूं, PUBLIC पब्लिक, BYD void, सॉरी नॉट पब्लिक, PUBLIC पब्लिक, TEST टेस्ट, CONS const 1। अब जो ये कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूं, इट इज ए नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इज नॉट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यूजर ने बनाया इसलिए ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसको कोई पैरामीटर हम नहीं भेज रहे हैं। अब मेरी मर्जी, डिफॉल्ट वैल्यू क्या डालना चाहता हूं, मान लो मैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यू 10 दे देता हूं, और बी का डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूं 10.0f। नहीं लगाओगे एरर देगा, एफ नहीं लगाओगे तो कंट्रोल एस। चलिए अब फिर से इसको रन करवा के देखते हैं। रनिंग टू सेकेंड टाइम, जावा डेमो कॉन्स1। देखिए क्या दिखा, ए बराबर 10, बी बराबर 10.10, क्योंकि उसका काम ही है मेमोरी एलोकेशन करो और साथ में वैल्यू असाइन करो। तो वैल्यू, क्योंकि मेरा काम था, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, तो अब उसका वैल्यू मेरे को असाइन करना पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो डिफॉल्ट नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तब कंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी है वैल्यू को असाइन करना, इसीलिए वैल्यू असाइन होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज ऑटोमेटिक करता है। लेकिन अगर नॉन पैरामीटराइज्ड बनाए हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कंस्ट्रक्टर से उसकी वैल्यू क्या किया जाए, असाइन की जाए। मेमोरी वो खुद बना लेगा, तुमको उसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब अगला कंस्ट्रक्टर हम क्या करते हैं कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें कि क्या है ना, बनाते ही ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेकर के मैं दे दूंगा। तो कहता है एक अगला कंस्ट्रक्टर PUBLIC पब्लिक, TEST टेस्ट, CONS const 1। ये लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कहता हूं, एक इंट टाइप का, क्योंकि दो डाटा है मेरे पास, एक कहता हूं इंट टाइप का A या कोमा, दूसरा FLOAT फ्लोट टाइप का B। अगर ये बनाऊंगा तो तुम लोग को दिस पढ़ाना पड़ जाएगा तुरंत। X एंड Y। चलिए अब इसमें करता हूं A बराबर X और B बराबर Y, टेस्ट कॉन्स। अब चलिए यहां देखिए, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस बार, TEST टेस्ट, CONS cons 1 का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, OB2 इक्वल्स टू न्यू TEST टेस्ट, CONS cons 1। लेकिन इस बार पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर रहे हैं। हम कहते हैं इस बार जो x का वैल्यू हो वो हो 100, और जो y का वैल्यू हो वो हम बोल रहे हैं कितना हो, 1.11। ओके। अब देखो OB डॉट शो करोगे तो, और उसके बाद OB2 डॉट शो करोगे तो, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? कंट्रोल एस। सेव कर दिया मैंने इसे, जस्ट कंपाइल इट वंस अगेन। ओके,
एरर है क्योंकि इसे मैंने बताया नहीं, ये एफ है, कंट्रोल एफ, इसे एफ, ये मजबूरी होती है उसको बताना। जावा सी टेस्ट डेमो डॉट, देखो हो गया ना, जावा डेमो, देखो बात समझ गए। स्लैश एन का डिफरेंट है इसीलिए ऐसा आ रहा है, स्लैश एन नहीं लगाए। लेकिन देखो दोबारा जो एक बार कॉल किया तो ए बराबर 10, बी बराबर 10.0, और दोबारा जो हमने जो OB2 डॉट शो किया तो OB2 का मेमोरी जो है उसमें क्या है, ए बराबर 100 और बी बराबर 1.11। तो ये कौन सा हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। और क्योंकि दो कंस्ट्रक्टर एक साथ बना लिए तो दो कंस्ट्रक्टर बनाने के साथ क्या है, ये भी सेम नेम सेम नेम। तो जब दो कंस्ट्रक्टर हम सेम नेम से बना दिए, जैसे कि एक देखो यहाँ पे है और एक इसके ऊपर है, टेस्ट कॉन्स 1 और टेस्ट कॉन्स 1, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बन गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बात समझ गए ना। तो कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या होता है, मेमोरी क्रिएट तो वो ऑटोमेटिक करेगा, तुम उसका इनिशियलाइजेशन करो, वैल्यू का क्या करो, इनिशियलाइजेशन करो। अब अगला कहानी आता है कि चेक करें सर कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली बना है या नहीं बना है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को सबसे पहले बच्चे लोग हम चेक करते हैं कि चलिए हमारे पास एक टेस्ट है कौन सा, ओबी, एक है ओबी और दूसरा है OB2। चलिए अब आते हैं, दोनों को देख लिया ना, पहले तो इसमें स्लैश एन लगा दो या तो प्रिंटल एन लगा दो, एक काम करो यहीं पे स्लैश एन लगा दो, ये बार बार सब आ जाता है। अब चलो यहाँ कहते हैं एक बनाओ TEST टेस्ट CONS कॉन्स टेस्ट CONS कॉन्स 1 का OB3 इक्वल्स टू न्यू TEST टेस्ट CONS कॉन्स 1 का, इसको पास करना है क्या, OB, मतलब OB में जो डाटा है वही डाटा इसमें भी होना चाहिए। अब कहते हैं OB3 डॉट शो, एक्चुअली ये चीज होगा नहीं, ये एरर मारेगा क्योंकि इस केस में ये कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है। जब आप एक्सप्लिसिटली कॉल करना चाहते हैं तो ये नहीं बना हुआ होता है। देखिए आपने एक्सप्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोशिश की है, एक्सप्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर जब आप कॉल करने की कोशिश करते हैं देन ये आपको बनाना पड़ेगा। बात समझ गए। इसीलिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम इसको कहते हैं। लेकिन बनाया तो नहीं आपने, तो नहीं बनाया तो चलिए बनाइए। लेकिन देखिए आपका जो मुद्दा था, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, OB3 को बनाना था ना आपको, तो OB3 बनाना है तो आप इसको कॉल ही क्यों कर रहे हो। लो ना भैया, इक्वल टू से आप कॉल करो इसको, लो OB2 कंट्रोल एफ, देखिएगा ध्यान से इसको, इस बार ये सही हो जाएगा क्योंकि जो मुद्दा था आपका वो होना चाहिए ना। इक्वल टू से आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम कर सकते हैं। देखिए अब रन करवा के देखिए, देखिए पहली बार ए का वैल्यू बी का वैल्यू कौन दे रहा है, OB डॉट शो, ओके। दूसरी बार OB2 डॉट शो, ए का वैल्यू इतना और बी का वैल्यू इतना। तीसरी बार OB3 जो दे रहा है डाटा वो सेम होना चाहिए किसके जैसा, OB के जैसा। तो देखो सेम डाटा है ना, देख रहे हो ना, ए बराबर 10 बी बराबर 10। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को आप अगर ऐसे एक्सेस करना चाहते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कंस्ट्रक्टर के तौर पे कॉल करना चाहते हैं तो मस्ट है कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर जाके बनाइए। बात समझ गए। जो भी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने देखा रन कराते समय की एरर आया था, तो बात समझ रहे हो, इक्वल टू से कॉल करने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम उसको कंस्ट्रक्टर के तरह कॉल करेंगे तो फिर मस्ट है कि आप उसके लिए भी एक कंस्ट्रक्टर बनाइए, कंट्रोल C कंट्रोल V, पब्लिक टेस्ट कॉन्स को मैंने क्या किया, कॉन्स 1, इसको जो पास करूंगा वो क्या पास करूंगा, टेस्ट कॉन्स का ही ऑब्जेक्ट पास करूंगा, टेस्ट CONS कॉन्स उनका एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया x। अब क्या करें हम, a बराबर x डॉट ए, x में भी a है ना, अब b बराबर y डॉट ए, सॉरी b बराबर x डॉट b, b बराबर x डॉट b, a और b। अब बात समझ गए। अब चाहो तो तुम टेस्ट कॉन्स को उसके तरह भी कॉल कर सकते हो, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब हम OB3 के जगह पे इसको क्या बना रहे हैं, OB4 बना रहे हैं, OB4 बना रहे हैं, लेकिन कॉल करेंगे किसके जैसे, न्यू के जैसे, न्यू TEST टेस्ट CONS कॉन्स 1। इस बार इसको हमको पास क्या करना है, कोई भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट हम पास करना चाहते हैं तो मान लो ना OB2 पास कर देते हैं, OB2
अब OB2 को कैच करने के लिए तैयार है, क्योंकि OB2 किसका ऑब्जेक्ट है? OB2 ऑब्जेक्ट है टेस्ट कॉन्स का, तो टेस्ट कॉन्स को पकड़ने के लिए मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया ना। अब जो टेस्ट कॉन्स है जो उसको पकड़ लेगा कंट्रोल एस। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन किताब में पढ़ोगे तो कहेगा कि इसको जो है ना, इट इज ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जावा की किताब में दो ही कंस्ट्रक्टर है, जावा डेमो कंस्ट्रक्टर। अब देखो कहानी पे चलते हैं। यहाँ मेन से चालू किया, मेन से चालू किया, जब मेन से चालू किया तो ओबी बनाया, ओबी बनाया तो डिफॉल्ट वैल्यू लिया, तो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने उसमें क्या सेट कर रखा था? 10 10। तो देखो 10 10 सेट करके दिखा दिए हम ओबी डॉट शो से। अगला OB2 बनाया है जिसको कि 100 और इतना भेजा है, तो उसको जब शो करवाए तो देखो इतना ही दिखा रहा है। अगला क्या करता है, जब ये दोनों शो हो गया तो टेस्ट कॉन्स 3 इक्वल टू OB से किए हैं, तो उस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर आपने बनाया है, चलो कोई बात नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। इन दिस केस देयर इज नो नीड टू डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर। इन दिस केस there is no need to define copy constructor. ओके, इसलिए ये काम बिना कॉपी कंस्ट्रक्टर का हो गया था, बाय डिफॉल्ट हो गया था। वो भी काम देख लिया हमने OB3 को शो करके, तो देखो OB3 सेम है इसी के जैसा। अगला क्या करते हैं कि OB4 बनाए, क्या बनाए हम? OB4 बनाए, OB4 बनाए, न्यू टेस्ट कौन OB3 से किया, लेकिन OB4 को शो नहीं किए हैं, इसीलिए डाटा जो है तुम्हारा मिसमैच कर रहा है। जब शो OB4 ना, OB4 कंट्रोल है, तब OB4 को जब शो करोगे तो OB4 काम करेगा। देख रहे हो 100 भी ये जो देख रहे हो कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो बात समझ गए। कॉपी कंस्ट्रक्टर का जरूरत कब नहीं है? जब आप उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की कोशिश ना करें, लेकिन अगर कर पाओगे तो फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर तुमको बनाना पड़ेगा। बात समझ गए? तो इतने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा में। ओके, तो ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर का काम है मेमोरी बनाओ और मेमोरी का मेमोरी एलोकेशन करो। बात समझिए, एक छोटा सा ब्लॉक बनाता है, जैसे कि हम लोग डब्बा बना करके बोर्ड पे पढ़ते हैं ना, ये ब्लॉक बना दो, जितना जितना मेमोरी है सब मेमोरी बना दो, तो कोई जगह लेगा ना, तो उसका जो इनिशियल पोजीशन है वो पोजीशन आप पहुंचा दो किसके पास? इस OB के पास। जो ये न्यू से जब कॉल करते हो ना, तो मेमोरी एलोकेशन जब हो जाता है, तो मेमोरी एलोकेशन होने के बाद उसका जो रेफरेंस होता है वो पास कर देता है इसको OB को। क्रिएट करने के लिए हम देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। TEST टेस्ट CONS1 का OB5, यहां भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। OB5 इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ TEST टेस्ट CONS1, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना कि यहाँ पे कहानी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका जो वैल्यू है वो नल है, इट्स नल, क्योंकि इसकी जो है कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुई है, जिस वजह से इसका मेमोरी एलोकेशन हुआ ही नहीं है। ओके, इसलिए OB5 के साथ अगर आप कुछ भी कॉल करने जाइएगा तो एरर मारेगा। देखिएगा, करके दिखा दूं, OB5.show शो एरर, क्योंकि वो नल है उसका रेफरेंस। देख लीजिए, देखिए क्या कहता है, वेरिएबल OB5 नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, क्योंकि OB5 है लेकिन OB5 जो है इनिशियलाइज नहीं है, उसका बाइंडिंग नहीं हुआ है मेमोरी के साथ, तो वो कहां पे एग्जीक्यूशन करे। बात समझ गए? तो मेमोरी बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का काम नहीं है, सॉरी, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, लेकिन मेमोरी एलोकेशन के लिए मस्ट है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब OB5 को तुमको पहले मेमोरी देना पड़ेगा, तो OB5 जरूरी नहीं है यही मेमोरी दे जिससे बनाए हैं, यहां भी दे सकते हैं। OB5 इक्वल्स टू न्यू TEST टेस्ट और CONS1 टेस्ट कॉन्स 1, देन ये काम कर जाएगा। सेव कर दिया हूं कंट्रोल S दबा करके, अब कंपाइल कर देता हूं, देखिए समझ गए? अब समझ में आई बात? OB5 डिफॉल्ट हो गया है, डिफॉल्ट को कॉल किया, इसलिए डिफॉल्ट से इनिशियलाइज है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया तुम्हारे किस चीज का? ये पूरा चैप्टर हो गया तुम्हारे कंस्ट्रक्टर का।
ऑल कंस्ट्रक्टर आर क्लियर हियर। हर बात को ध्यान से सुनो, जितनी चीज थ्योरी में लिखी हुई है उतनी तो याद होनी ही चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपके बुक में मिले तो देन कॉल मी, व्हाट्सएप में, ईमेल में, कुछ भी करो। जूम पे आना है बताओ, मैं जूम पे आके तुम्हारा क्लास कंप्लीट करूंगा। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो गया कंस्ट्रक्टर का। अगला क्लास तुम्हारा खत्म हो जाएगा क्लास का। कंस्ट्रक्टर का क्लास खत्म हो गया, मेथड हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो है मेरा क्लास। तुम जैसा चाहो पढ़ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये तीनों चैप्टर आपको कंप्लीटली कवर होना चाहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।